हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। हाउ इज द जोश गाइस। 10-12 दिन बच गए एग्जाम के। उसके बाद तो ऐश ही ऐश रहेगा, राइट। या तो बम्पी पे लात पड़ेगा या ऐश होगा, देख लो। अब आपके अगले 10 दिन ये डिसाइड करेंगे कि पिताजी ट्रिप पे भेज रहे हैं या पिताजी वनवास के लिए भेज रहे हैं कोटा फिर से। तो देख लो, 10 दिन बचे हैं, ढंग से पढ़ लो, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कि अगले 10 दिन में आपको क्या करना है। स्पेसिफिकली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा क्योंकि अब पिन पॉइंटेड टारगेटेड अप्रोच आपको करना है, ठीक है। तो बायोलॉजी को अब आखिरी के 10 दिन हम कैसे ग्रूम करें कि जो हमारा स्कोर कहीं अटक गया है, या तो हम जीरो लेवल पे हैं, या हम 100 नंबर स्कोर करें, या 200 कर रहे हैं, या 300 कर रहे हैं, या 350 कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका क्या एनालिटिक्स होना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच लेना चाहिए, ये वीडियो उसके बारे में। और मैंने कुछ की टॉपिक्स पिन पॉइंट कर दिए हैं और एक लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनमनी। लास्ट कुछ दिन में ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च कर लेना डॉक्टर आनमनी टेलीग्राम। इसका पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सबसे पहला चीज जो 1 तारीख से आपको फॉलो करना है, फर्स्ट से फॉलो करना है, दैट इज यू हैव टू गिव 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट डेली, ठीक है। डेली मतलब 20 टोटल। आपको रोज 2 मॉक टेस्ट देना है, 10 दिन तक देना है, 10th तक। तो आपके पास टोटल 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको फ्लो चार्ट बना देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो 1 to 10th तक आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। आपके पास इस 1 to 10th के मॉक टेस्ट के बेसिस पे एक मिस्टेक कॉपी बनी या एक रिवीजन मॉड्यूल बन गया। तो 11th और 12th को आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, ठीक है। 11th और 12th को आपको सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल देखना है। और लास्ट के 10 दिन जो भी आपने सेग्रीगेट करने की कोशिश की थी उसको बचा के लेके चले जाना है ताकि आप सेम गलतियां दोहराए नहीं, ठीक है। ये रिवीजन मॉड्यूल कैसे आएगा, तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके एनालिसिस से एक रिपोर्ट बनेगा, उसके एनालिसिस से एक नोटबुक बनेगा, दैट विल बी योर रिवीजन मॉड्यूल, ठीक है। मॉक टेस्ट कहां से देना है बेटा। एक तो मॉक टेस्ट मैं रोज सुबह 10 बजे करा रहा हूँ अकेडमी ऐप पे। उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद में मिल जाता है, जो आपको बहुत बेनिफिट दिया है। बहुत बच्चे होंगे जो कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे कि जिन्होंने इस महीने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था मेरे साथ। 1 अगस्त से मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और 30 दिन में उनका स्कोर नहीं कुछ भी तो 50 नंबर बढ़ गया है। जो बच्चे 200 220 ला रहे थे, सब 300 320 330 के आसपास आ गए हैं। नाउ आवर प्लान इज फॉर अ परफेक्ट स्कोर दैट इज 360 मार्क्स। तो मैं की हाइलाइट्स बता दूंगा जिसको आप बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा ताकि आपकी गलती की गुंजाइश ना हो। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बायोलॉजी उनके लिए है कि भैया की हाइलाइट देख के चले जाओ ताकि आप सर्वाइवल लाइक नंबर ले, ठीक है। तो भैया देखो, सबसे पहला कि अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। हमने जो मॉक टेस्ट दिया था एक आपके लिए, वो मॉक टेस्ट में मतलब इतने सारे बच्चे आ गए थे कि हमारा मॉक टेस्ट का सर्वर हैंग कर गया था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमने 3 लाख प्लस बच्चे के लिए एंटिसिपेट करके ये मॉक टेस्ट बनाया है। और इट इज गोइंग टू बी इंडिया बेस्ट मॉक टेस्ट, इट इज गोइंग टू बी इंडिया लार्जेस्ट मॉक टेस्ट, जहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशन सारे का मिल रहा है, डाउट एनालिटिक्स मिल रहा है, ऑल इंडिया एग्जाम रैंक प्रिडिक्टर मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल रियल टाइम कंपटीशन का एहसास होगा। 1 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को और 9 तारीख को। तो ये टेस्ट तो किसी भी हाल में स्किप मत करना, नहीं तो आपको पाप लगेगा, ठीक है। टेस्ट में एनरोल कर लियो तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया हो तो रेफरल कोड आनंद यूज करके एनरोल कर लेना। नेक्स्ट टेस्ट आपका 1 सितंबर 2 बजे है, ठीक है। अब आओ काम की बात पे आते हैं कि हमारी की हाइलाइट्स क्या 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 आपको पढ़ना है। मैं आपको एक ब्रीफ बता दूंगा। अच्छा, सब पहले गुड न्यूज समझ लो, उसके बाद वीडियो को लाइक करना। पहला कि जितने मैंने की पॉइंटर्स दिए हैं इसके लिए मैंने एक 50 पेज नोट्स बनाए हैं, ठीक है। मतलब अभी तो 20 पेज ही बना है, 50 पेज बन जाएगा आई गेस 2 तारीख तक, ठीक है। 31st डेडलाइन था बट बहुत मुश्किल होता है यार ढूंढने में, ठीक है। तो 50 पेज मैंने नोट्स बनाए और इन सारे टॉपिक्स को मैंने इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोशिश किया। अब ये कब पढ़ना है आपको, 11 और 12 तारीख को, है ना। 11 और 12 तारीख को इसको बस देख के चले जाना है कि आनंद सर ने बोला है, और जाके देख के देखना कि इससे सवाल कितने आ रहे हैं, ठीक है। फिर आनंद सर का बात करेंगे 12 तारीख को आके, आनंद सर का बताना कि आनंद सर ने जो बोला था वहां से सवाल आ गया, ठीक। चलिए अब देखिए क्या क्या की हाइलाइट्स अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अपने से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला कि आपको जैसे लिविंग वर्ल्ड देखना है, तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से सवाल आएगा, ठीक है। तो तुमको समझ में आएगा। जैसे लिविंग वर्ल्ड से 1 से 2 सवाल आएगा। कैसे कैसे भैया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन के लिए हो गया। तो एक एक पॉइंटर्स है ना, रिप्रोडक्शन नहीं है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाए, 4 पॉइंट लिख लो, हो गया। टैक्सोनॉमिकल एड्स आ गया, हर्बेरियम आ गया, फ्लोरा हो गया, कैटलॉग आ गया, मोनोग्राफ हो गया, ठीक है, फ्लोरा हो गया। तो ये सब चीज आ गया। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, ये आ जाएगा। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लीनियस लिन वाला वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला रूल आ जाएगा। तो इससे
एक से दो सवाल बनता है और यहीं से सवाल आता है, इसके बाहर कहीं सवाल नहीं आता। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखोगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है सवाल आने का वायरस, वायरॉइड और प्रायंस पे। ठीक है, उसके बाद आपके सवाल आते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम पे की, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम लिनियस ने दिया था, नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, किस किस क्राइटेरिया पे उसको क्लासिफाई किया गया था, प्लस फिर प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, प्रोटोजोआ, इन सब के एग्जाम्पल्स पे सवाल आ जाते हैं कि रेड टाइड किससे हो सकता है, गोनियोलैक्स आपने पढ़ा है। ठीक है, तो कौन डायटोमेसिस अर्थ देता है, ठीक है, किसमें वॉर्लिंग वेव मूवमेंट होता है, किसमें शोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कौन गोल्डन डेस्मिट्स हैं, तो इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड। तो मतलब ये अगर तुम बनाओगे तो मुझको लगता है कि 20 पॉइंट में तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा, 8 से 9 पॉइंट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बिल्कुल, ये मान लो आधा पेज का होगा, ये एक पेज का होगा। प्लांट किंगडम में एक टेबल बनाओ, ये एक पेज का होगा। प्लांट किंगडम में क्या भैया, एल्गे का तुम्हारा जो फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटोल, फिर क्लोरोफिल कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है, फिर नाम, ये सब चीज़ आ जाता है। तो एग्जाम्पल, नेम, तो एक टेबल बनाओ एल्गे का, ज़्यादातर सवाल एल्गे पे आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ साइकिल पे आता है कि मेल प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट था, मेल प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट था, उस पर सवाल आ जाता है। ठीक है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, उस पर सवाल आ जाता है। तो लाइफ साइकिल या ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पे सवाल आ जाते हैं। तो इससे भी आप 2 सवाल, इससे 2 सवाल और इससे 1 सवाल, तो 2 2 4 1 5 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 99% चांस है कि सवाल इन्हीं सब जगह से आएगा। तो फोकस आपका इन पे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एनिमल किंगडम की बात करोगे तो किसमें भैया बायलैटरल सिमेट्री होता है, किसमें रेडियल सिमेट्री होता है, किसमें लार्वल स्टेज है, किसमें कौन सा स्टेज है, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में यूनिक फीचर, जैसे तुम्हारा बोनी फिश का, कार्टिलेजनस फिश का, और उसके नाम, साइंटिफिक नेम कि कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा वार्म ब्लडेड है। तो ये भी अगर आप कोशिश करें तो आप एक पेज का इसका भी नोट्स बना सकते हैं और इसी पेज के नोट्स पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे माइंड मैप्स इसके सारे दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, जो आप कर पाएंगे। मॉर्फोलॉजी में जन जन्मांतर से एग्जाम्पल ही आए हैं, फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल आ जाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो रटना है इसमें कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसका टेबल और शीट बनाइए आप और इसको निपटा के 10 दिन रोज देखोगे, अपने आप याद हो जाएगा, तुमको तो रिकॉल ही करना है एग्जाम में। और प्लांट फैमिलीज के या तो फ्लोरल फॉर्मूला और दूसरा एग्जाम्पल। तो प्लांट फैमिलीज के 3 फ्लोरल फॉर्मूला तुम्हारा फेबेसी, लिलियसी और सोलानेसी। ठीक है, बाकी कोई आएगा तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ब्रासिका आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। याद है तुमको यही 3 रखना है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो जाएगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है सेकेंडरी ग्रोथ पे सवाल आने में। पेरिडम क्या होता है, फिलोजन क्या होता है ना, तो कहाँ से क्या डेवलप होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, कॉर कैम्बियम क्या होता है, ये सब चीज पे सवाल आते जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली कहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, कहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा, कहाँ पे डाइकॉट, कहाँ पिथ होगा, कहाँ पिथ नहीं होगा, कहाँ मेडुलरी रेज होगा, कहाँ मेडुलरी रेज नहीं होगा। सिंपल में आता है कॉलन काइमा पे सवाल, है ना, कॉलन काइमा पे सवाल आता है कि भैया लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है ना। फिर तो इस तरह के सवाल आते हैं। या ग्वावा में जो है वो स्क्लेरिड्स होते हैं, उस पर सवाल आते हैं। तो समझ लो ना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो पिन पॉइंट करके मैं अगर इसको बताऊं तो ये भी मैं 20 पॉइंट्स में आपको पूरा दे दूं और सवाल इससे ही आएगा। ठीक है, एनालॉजी है, आप 15 साल के पेपर देखोगे उठा के, अभी बस जो मैं बोल रहा हूँ देखते जाना, उसको बोलना कि सर ने जो बोला है बात सही है या नहीं। ठीक है, एनिमल टिश्यू और कॉकरोच में, एनिमल टिश्यू में लोकेशन आ जाता है। एनिमल टिश्यू का सवाल सबसे ज्यादा आता है क्यूबोइडल एपिथेलियम का, पीसीटी पे सवाल आता है कि पीसीटी कहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, वहां पे ब्रश बॉर्डर होता है, कहाँ पे ब्रश बॉर्डर होता है, कहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, पोजीशन और यूनिक फीचर पे आ जाता है। कॉकरोच में तुम्हारे आ जाएगा कौन कौन सा स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद हिपैटिक सीके कितना होता है, मेल्फिजियन टिब्यूल कितना होता है। ठीक है, तो इन सब पे सवाल आ जाता है, आई पे सवाल आ जाता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में भी अगेन 10 पॉइंट बनाओगे तो तुम्हारा पॉइंटर्स बन जाएंगे। ठीक है, स्पर्माथिके कहाँ प्रेजेंट है, एनल सर्काई, एनल स्टाइल, इन सब पे सवाल आता है। ठीक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करोगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे पूरा ओवरव्यू। ठीक है, अब उसमें आ जाएगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे कौन कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करता है, एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, तुम्हारा जनरली इसका आता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आता था। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल, फ्लैजिला, सीलिया, इन सब पे सवाल आ सकता है। 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, पेरोक्सीजोम, ग्लाइक्सीजोम, है ना, माइक्रोबॉडीज, इन सब पे सवाल आ सकता है। राइट, तो इस तरह के बिल्कुल की फीचर वाइज सवाल आते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे भी 20 की फीचर होगा। ठीक है, सवाल बोलोगे सर मॉर्फोलॉजी से 3, एनाटॉमी से 2, एनिमल टिश्यू से 2 और सेल से 2। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से 3, बायोमोलिक्यूल से 3 सबसे ज्यादा सवाल 2 एंजाइम से आएंगे। ठीक है, एक
स्ट्रक्चर पे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला जो टेबल है उससे आ जाता है सवाल। तो बायोमोलिक्यूल से 3 सवाल आ सकता है और सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 3 से 4 सवाल आना पक्का ही है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से ज्यादा सवाल आता है एज कम्पेयर टू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के जो सवाल आते हैं ज्यादातर जाइगोटीन में कौन सा यूनिक फीचर है, साइनेप्सिस, पैकेटीन तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, फिर डिप्लोटीन डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, काइनेमाटा फॉर्मेशन, डाइकाइनेसिस टर्मिनेशन ऑफ काइनेमाटा, इस तरह पे सवाल आते हैं। कीवर्ड्स पे सवाल आते हैं। कहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, कहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड्स होगा, इन सब की तरह के सवाल आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हो रहा है, सॉरी मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हो रहा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस G2 में हो रहा है। ये सब कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स पे सवाल आएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डीपीडी पे एक सवाल आता है, डीपीडी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, डीपीडी वाटर पोटेंशियल को घुमा के सवाल आता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पे सवाल आएगा, ट्रांसपीरेशन पे सवाल कैसे, स्टोमाटा गार्ड सेल कब खुला है कब बंद है, रूट प्रेशर पे सवाल आ सकता है और फ्लोएम मास फ्लो हाइपोथेसिस पे सवाल आ सकता है, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन में टेबल बना लो भैया, मिनरल का कौन कौन सा तुम्हारा मैक्रो एलिमेंट्स है, कौन कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उसके हिसाब से टेबल बना लो। और ज्यादातर सवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आएगा, नाइट्रोजन साइकिल पे आएगा। इसका मैंने बायोलॉजी फंडा बॉक्स बनाया हुआ है, इसका मैंने बायोलॉजी फंडा बॉक्स बनाया हुआ है, इसका मैंने बायोलॉजी फंडा बॉक्स बनाया हुआ है, इसका बायोलॉजी फंडा बॉक्स बनाया हुआ है। तो जितने भी की टॉपिक्स बता रहा हूं मैं सबके बायोलॉजी फंडा बॉक्स मिल जाएंगे। तो तुमको लग रहा है ये वाला की टॉपिक नहीं आता, मेरा नाम उसके बाद जोड़ दो, तुमको कोई ना कोई वीडियो उस पर मिल जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पे बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस वो टेबल C3 C4 कहाँ पे प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्राइमरी साइकिल होगा, कहाँ पे होता है, कहाँ मंडल शीट, C3 C4 का जो डिफरेंस वाला टेबल है वो इंपॉर्टेंट है। फोटो रेस्पिरेशन पे एक सवाल आया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स पे आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्स पे आ सकता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पे आ सकता है। एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे आ सकता है, प्लस साइंटिस्ट के नाम पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है। तो इन सब पे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होता है फोटोसिंथेसिस के सवाल आने के। रेस्पिरेशन की बात करोगे, रेस्पिरेशन में ज्यादातर आता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे सवाल, मतलब कि एटीपी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इन सब चीजों पे ज्यादा सवाल आता है। प्लस तो वही ग्लाइकोलिसिस के बाद कितना है, कितना एटीपी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह के सवाल ज्यादातर आते हैं। प्लस इस पे RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट पे सवाल आता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट पे वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स में भी दिया रहता है, बट रेस्पिरेटरी कोशेंट पे कार्बोहाइड्रेट्स का कितना है, प्रोटीन का कितना है, फैट का कितना है, RQ पे एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करोगे तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको दिख जाएगा प्लांट ग्रोथ का कौन सा नेचुरल डेरिवेटिव है, कौन सा तुम्हारा केमिकल डेरिवेटिव है, कहाँ से आया, साइंटिस्ट का नाम और क्या फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबका देख लो, ठीक है। वनलाइजेशन पे एक सवाल हो सकता है, फोटो पीरियोडिज्म पे एक सवाल हो सकता है। प्लांट ग्रोथ से 2 से 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब थ्योरेटिकल होगा, रट्टाफिकेशन वाला, ठीक। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में देखोगे तो डेंटल फॉर्मूला पे एक सवाल आ जाता है, बक्कल कैविटी पे एक सवाल आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी पे एक सवाल आ जाता है, इंजाइम्स पे एक सवाल आ जाता है और डिसऑर्डर्स पे सवाल आता है कि मतलब ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, फ्रुक्टोज कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर प्लस सवाल आ जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे, ठीक है, सवाल आ जाता है मेरास्मस पे, प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे, इन दोनों पे सवाल आ जाता है। वाइटामिन सिलेबस में आपके नहीं, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे बात करोगे तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे सवाल आता है। पार्शियल प्रेशर कहाँ पे किसका है उस पर सवाल आता है। प्लस ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, हैमबर्गर फिनोमिना, हेल्डन इफेक्ट कहाँ पे क्या होगा, इन सब पे सवाल आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सवाल ब्लड ग्रुप पे आ जाता है या फिर कार्डियक साइकिल या ECG पे आता है, और नहीं तो तुम्हारा हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट, है ना, इन सब पे ज्यादातर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे ज्यादा सवाल आता है, ANF वेनफ पे घुमा फिरा के। मिच्यूरेशन पे एक सवाल आ जाता है और डिसऑर्डर पे सवाल आने की चांसेस ज्यादा होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म पे मैंने बहुत ज्यादा सवाल कभी देखा नहीं है। इसमें एब्जॉर्प्शन में ये देखा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, कौन कॉर्टेक्स का पार्ट है, कौन मेडुला का पार्ट है, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करोगे तो जॉइंट्स पे सवाल आना ही आना है। बोन्स पे कुछ ऐसे गिनती वाला सवाल नहीं आता है, किसका आर्टिकुलेशन कहाँ हुआ, मान लो कि ग्लिनार्ड कैविटी हो गया, इस पे आएगा। जॉइंट्स पे एक सवाल पक्का आएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आई बैंड, सार्कोमियर का लेंथ, इन सब पे एक सवाल आता है, ठीक है। और डिसऑर्डर्स पे माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटनी पे एक आध सवाल आ जाता है, ठीक। नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूरोग्लिया पे सवाल आता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे स्वान सेल, निसल ग्रैन्यूल, इन सब पे कुछ कुछ सवाल पूछ सकता है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कुछ खास नहीं आएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जितना एनसीईआरटी में दिया बहुत सफिशिएंट है, उस पर सवाल नहीं आएगा उसके बाहर, ठीक है। रिफ्लेक्स पे सवाल आ सकता है, मोनोसिनेप्टिक और तुम्हारा पॉलीसिनेप्टिक, अगर इंटर न्यूरॉन्स है तो पॉली है, नहीं है तो मोनो है, ठीक है।
और आई का स्ट्रक्चर पे सवाल आता है और ईयर के मैकेनिज्म पे सवाल आता है। याद रखिएगा, ईयर के तुम्हारे बैलेंसिंग के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है, ये सब पे सवाल आ जाता है। ठीक है, तो आई और ईयर, आई का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ईयर का मैकेनिज्म देख लीजिएगा। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन से सबसे ज्यादा सवाल आता है। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें अक्रॉस पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर किसी सवाल आता है तो इससे ज्यादा आता है। कौन से सवाल आते हैं? सबसे पहले टाइप्स ऑफ हार्मोन, कौन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन स्टेरॉइडल है, कौन आयोडोथायरोनिन है, कौन पेप्टाइडल है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल कौन सा है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, इस पे सवाल आ जाता है। प्लस हार्मोन का एक्शन, उसका डिफिशियंसी सिम्टम और उसके हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, उसका बीमारी। अगेन ये भी आपका एक पेज में बन जाएगा। मैं जो शीट्स बता रहा हूँ बेटा, एक चैप्टर को तुम एक पेज में बना सकते हो और उसको फुल्ली रिवाइज कर सकते हो। तो कंप्लीट क्लास 11 तुम ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 घंटे में रिवाइज कर लोगे अगर मैं तुम्हें शीट बना के दे देता हूं तो, और खुद बना लो तो नथिंग लाइक इट। समझ में आ गया? इस की पॉइंट्स को मत भूल। रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म पे बात करेंगे तो ए सेक्शन मोड में तुम्हारा वही कोनिडिया कहाँ हो गया, राइजोम, जिंजर, समझते हो ना, वहां से सवाल आता है। एक सवाल आता है तुम्हारा लाइफ स्पैन पे और एक सवाल आता है तुम्हारा गैमीट, आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, प्लस मोनोकार्पिक है, पॉलीकार्पिक है, इस सब पे ना सवाल आता है। ईस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में 2 सवाल आता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट से तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनिस पे सवाल आएगा, वही मियोटिक डिवीजन किसमें कितना है, प्लॉइडी किसका क्या है, इस पे सवाल आता है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पे सवाल आ जाएगा, सिनर्जिड्स का क्या फंक्शन होता है, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन पे आता है, पेन कहाँ बना, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, इन सब पे आ जाता है। एपोमिक्सिस पे एक सवाल आता है और सीड, तुम्हारा सीड का वाइबिलिटी पे सवाल आता है। फिनिक्स डैक्टिलीफेरा हो गया, इस सब पे सवाल आ जाता है। और तुम्हारा एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन सा है। ठीक है, प्लस पेरिस्पर्म कहाँ पे होता है, पर्सिस्टेंट यूरिया। तो जो फैक्चुअल है डेटा, इस पे सवाल ज्यादा आता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे उतना सवाल मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। सवाल या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है तुम्हारा, हार्मोन्स पे, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन पे सवाल आता है, या पार्चुरेशन वाले डेवलपमेंट पे कि मेन पार्चुरेशन हार्मोन कौन है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन है। पार्चुरेशन का अगर पता चले कि मतलब कि प्रेगनेंसी का साइन कहाँ से हो रहा है, तो वो सब चीज़ों पे सवाल ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 सवाल या 2 सवाल तो पक्का ही पक्का है। एक आर्ट पे आएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मैंने बताया हुआ है, और एक कॉन्ट्रासेप्टिव पे आएगा। ठीक है, एसटीडी पे सवाल बस इतना आता है, कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है, कौन सा क्यूरेबल है, कौन सा क्यूरेबल नहीं है। ठीक, जेनेटिक्स की बात करोगे तो जेनेटिक्स में देखो बेटा, जेनेटिक्स में सवाल तुम्हारे लैकोपेरॉन पे आता है। ठीक है, एक सवाल आता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आता है सवाल कि बैक का काम, यैक का काम, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, और डेटा पे पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे है, वाई क्रोमोसोम में कितना है, 1 क्रोमोसोम में कितना है, इस सब पे सवाल आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे खास करके बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता, सिर्फ इतना आ जाता है कि वीएनटीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया या क्या काम करते हैं, उस पर सवाल आ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है बेटा, एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मॉडरेट साइज का होगा कि किसमें कितना गैमीट बन रहा है, ये सब कितना अलील बन रहा है, इन सब पे एक सवाल आ सकता है। डिसऑर्डर्स पे तो सवाल आएगा ही आएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, इस सब पे तो एक सवाल आएगा ही आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे भी एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक, तो जेनेटिक्स आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। इवोल्यूशन पे 2 सवाल आता है। इवोल्यूशन में तुम्हारे कहाँ कहाँ सवाल आएगा, तो पहले तो कहाँ कहाँ किसका कितना लाइफ पहले हुआ था, कौन सा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ, 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स, इस तरह का। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ। तो ये सब चीज़ के हिसाब से आपको बनना है। ओपेरियन हेल्डन हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट के नाम। ठीक है, सबसे ज़्यादा सवाल लेकिन आता है तुम्हारा होमोलॉगी, एनालॉगी, एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इन सब पे सवाल ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे सवाल आता है कि किसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, कब किसका ओरिजिनेशन हुआ था, और प्लस ह्यूमन इवोल्यूशन से आता है। ठीक है, तो 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 सवाल यही से। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से कहाँ आएगा, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से मलेरिया पे सवाल आ जाता है आपके, एड्स पे सवाल आ जाता है आपके, कैंसर पे सवाल आ जाता है आपके, और सबसे ज़्यादा सवाल आता है जो ड्रग्स पे आता है। ठीक है, ड्रग्स से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से आपको यहाँ करना है। स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन भैया, एक टेबल स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन का हिमगिरी वाला जो टेबल है, ठीक है, और एक टेबल माइक्रोब्स का है, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, वो वाला टेबल। ठीक है, तो वही 2 टेबल आता है, इन सब का सवाल। बायोगैस प्लांट पे कम ही सवाल आता है, फिर उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे भी कम ही सवाल आता है, और आपको पता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, बेकरसीस, ब्रूयोसिस, उसका एक टेबल बना लो तो अपने आप ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज़्यादा आता है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे बीटी कॉटन से पूछ सकता है, कौन सा किसका लैक हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आरएनए इंटरफेरेंस से पूछ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन आपका इंसुलिन से पूछ सकता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस पे आ सकता है भैया, कौन स्प्लिट एंड देता है, इको आर भी तुम्हारा ब्लंट एंड देता है, इस सब पे सवाल आ सकता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस पे कभी सवाल नहीं आएगा,
तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारा पीसीआर के एनालिसिस पे सवाल आ जाए, ठीक है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट में घुस के कभी सवाल नहीं आता, ठीक है। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इकोलॉजी को बहुत अच्छे से करना। इकोलॉजी आपका स्कोर डिसाइडर होता है। देखो प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी ही आपका नीट में रैंक डिसाइडर होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी में गलती करते हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक्स आप इकोलॉजी में ज्यादा करोगे, ठीक है। तो इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कहीं से भी सवाल आ सकता है, तुम्हारा गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट, सब पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। पिरामिड कहाँ इन्वर्टेड है, तुम लोग अभी भी गलती कर रहे हो। इकोलॉजिकल पिरामिड पे मैंने एक फंडा बॉक्स किया था, उसको देख लो, ठीक है। साइकिल्स पे सवाल आ सकता है, कौन सा सेडिमेंट्री साइकिल है, कौन सा गैसेस साइकिल है, ठीक है। प्लस लीचिंग कहाँ हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, है ना, इस पे। फिर मास एक्सटिंक्शन कौन का है, नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन, एवेल कॉटेड, कौन सा एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, कौन सा नहीं है, सब डेटा है। सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज में तुम्हारे पॉल्यूटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन पॉल्यूटेंस को देख लो, ठीक है। अगेन यहाँ भी डेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तुम्हारा अर्थ वाला, ये सब कुछ आ जाएगा। रमेश अंडागर, ठीक है, अहमद खान। फिर उसके बाद ओजोन डिप्लीशन, एल नीनो इफेक्ट, चिपको मूवमेंट, है ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इस सब डेटा है, सब डेटा है। तो इस चैप्टर को हम लोग डेटा के फॉर्म में अच्छे तरीके से तुम बना के शीट बना के रिवाइज कर सकते हो। तो अगर तुमने इतना कर लिया बिना कुछ मेहनत किए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि तुम 11th और 12th को इतना थरोली रिवाइज कर पाओगे कि अगर मान लो 3-3 घंटे का तुमने स्लॉट बनाया तो तुम 4 बार रिवाइज कर लोगे पूरी एनसीईआरटी, सिर्फ इतना पढ़ के, ठीक है। इसमें साइंटिस्ट ऑब्वियसली इनकलकेट हो ही जाएंगे। तो मैं 50 पेज का शीट बना रहा हूँ, जिसको आप 11th और 12th को यूज करेंगे, ठीक है। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। जैसे बन जाएगा मैं भेज दूंगा बेटा, मैं सारे काम करता हूँ, ठीक है। तो 50 पेज शीट बन रहा है आपका, ठीक है। ये मुझे खुद से बनाना पड़ा है, क्योंकि मैं किसी स्टाफ को नहीं दे सकता, क्योंकि उनको पता नहीं होगा एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो 50 पेज शीट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ है। 50 पेज पढ़ने में तुमको टाइम नहीं लगेगा, ये नहीं कि मैं ऐसे माइन्यूटली ऐसे चिपकू के तुमको दे दूंगा, ठीक है। 50 पेज अच्छा क्लियरली विजिबल होगा। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग नहीं होगा भाई, हमको कलरफुल कलरफुल लिखने नहीं आता, बट वो काम के लिए तुम्हारे होगा। तो एटलीस्ट तुम इंटू 4 टाइम रिवाइज कर लोगे एग्जाम के 2 दिन पहले, और तुम्हारा नीट का स्कोर इंप्रूव कर जाएगा। तो हम अपना 100% दे रहे हैं भैया, आप भी अपना 100% दीजिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और लग जाइए इस पे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, नहीं तो पाप लगेगा उसको, ठीक है। इनवाइट कोड आनंद यूज करना और मॉक टेस्ट में इनरोल कर लेना। वीडियो को खूब सारा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। कल सुबह नीट 101 पे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दिखाना। कमेंट सेक्शन में आप बताना तुम्हारे मॉक टेस्ट से फायदा हुआ या नहीं हुआ। लेट्स इंटरेक्ट, और लास्ट तक थोड़ा पॉजिटिविटी बनाए रखें। गिव अप नहीं करना है, रेस आपको फिनिश करना है। वंस यू हैव फिनिश द रेस, हाफ द बैटल इज वॉन, ठीक है। बाकी बैटल आप अपने एफर्ट, अपने मेहनत, अपने कंसिस्टेंसी से जीत सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।